एजेंट्स बिसाइड मेटफॉर्मिन फॉर टाइप 2 डायबिटीज। तो एक शॉर्ट सा हम ब्रीफ करेंगे कि हम किस साल को किस बेस के ऊपर और किस पेशेंट क्लास के ऊपर ऐड ऑन करने से हमें क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं। Basically, as diabetes, we know diabetes एक diverse disease है जो कि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर जाया जाए तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द डिजीज, जो कि स्टार्ट होती है पैंक्रियास से, जिसके बीटा सेल्स की फंक्शन डिसेबिलिटी शुरू हो जाती है इन दी प्री डायबिटिक्स एंड डायबिटिक्स, विच इवेंचुअली रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन पे चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट की जो अल्फा सेल्स हैं वो एक्सेसिव ग्लूकागॉन सिक्रीशंस को एनहेंस कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब मसल्स की बात की जाए तो जैसे ही मसल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ग्लूकोज अपटेक रिड्यूस हो जाती है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर। एंड अगेन इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर जब लाइपोलाइसिस इनहेंस होती है, फ्री फैटी एसिड रिमूव होते हैं और वो सर्कुलेट करते हैं, जब वो मसल्स को एनहेंस कर इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो अगेन वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको एनहेंस करते हैं। इसी तरह फ्री फैटी एसिड डिपॉजिट जब होते हैं आपके पैंक्रियास के ऊपर, लिवर के ऊपर, वो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को फर्दर एनहेंस करते हैं। और एक लाइपोलाइसिस का जो इफेक्ट होता है उसमें लाइपोटॉक्सिसिटी की तरफ पेशेंट चला जाता है और फर्दर ये मल्टी फेस्ड इश्यूज शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को इन द नेट रिजल्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। तो ये आइलेट सेल डिसफंक्शन, हेपेटिक जो ग्लूकोज आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ये सारे फंक्शन जो मेटाबॉलिक इश्यूज हैं वो एट द एंड हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस करते हैं। और बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए जो पैथोफिजियोलॉजी विच इज एनहेंस्ड इन दिस। Talking about the natural course and history of diabetes in type 2 diabetic patients, according to the patients data, जो patients की abnormality है, it starts way beyond the onset of the disease. डायग्नोसिस से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 years बैक ही पेशेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है और वही मेन पैथोफिजियोलॉजिकल रोल प्ले करती है बाकी भी सारे कॉम्प्लिकेशंस को एनहेंस करने के लिए। इनिशियली ये थोड़ी सी रिसर्च करती है और आफ्टर द डायग्नोसिस इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टैटिक हो जाती है पोस्ट डायबिटिक डायबिटीज कंफर्मेशन के बाद, और वो थ्रू आउट द लाइफ पेशेंट्स को चलती है। जैसे जैसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस एनहेंस करती है उसके साथ एब्रप्टली बीटा सेल डिसफंक्शन शुरू हो जाती है, जो कि ग्रेजुअली इंसुलिन सिक्रीशंस को मिनिमाइज करती है और विच टेक ऑन कंटिन्यूस प्रोसेस और डिप्राइव्ड इंसुलिन सिक्रीशंस होना शुरू हो जाती है पेशेंट्स के अंदर और कंटिन्यूसली एट द एंड आइलेट जो फंक्शन है उसका बीटा सेल्स का वो लॉस हो जाता है। इसी तरह अगर पेशेंट की इंसुलिन सिक्रीशंस की बात की जाए तो जैसे ही प्री डायबिटिक्स पेशेंट ग्रुप के अंदर बात की जाए तो इनिशियली कीपिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस एनहेंस होती है उसी के साथ साथ इंसुलिन सिक्रीशन भी बीटा सेल्स एनहेंस करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उनकी सिक्रीशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली फिर इंसुलिन सिक्रीशन भी पेशेंट की लॉस्ट हो जाती है और वो टाइप 2 डायबिटीज में जो फर्दर हाइपरग्लाइसीमिक इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सिक्रीशन के सिनेरियो को देखते हुए पेशेंट को इनिशियली
फास्टिंग ग्लूकोज बड़ी प्रॉपरली वेल कंट्रोल्ड होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। और पोस्ट प्रेंडियल इनिशियली जो टू सम एक्सटेंट विद इन रेंज होती है, वो कंटिन्यूसली वर्सनिंग शुरू हो जाती है उसकी। और जैसे ही पोस्ट डायग्नोसिस पेशेंट को 3 to 5 years चलते हैं, तो उसमें मैक्रो और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेशेंट चल जाता है, जो कि कंटिन्यूसली वर्सनिंग होती हैं इंस्पाइट अगर आप कोई इंटरवीन करें भी। और ओनली वे इज टू रिड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी, कि आप उनकी पैसेज आप जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके स्लो डाउन कर सकें विद टाइमली इंटरवेंशन विद सूटेबल साल्ट्स के साथ, ताकि उसका यूग्लाइसेमिक कंट्रोल रहे, चाहे वो फास्टिंग हो चाहे वो पोस्ट प्रेंडल हो। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशान कुन है, उसमें मैक्रो और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसकी पैथोफिजियोलॉजी, एज यू पीपल नो, के जिस तरह एंडोथेलियम डैमेज इज द मेजर फैक्टर जो डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट्स को टाइप 2 यूजुअली उसमें, और उसमें सारी कॉम्प्लिकेशन एट द एंड इज ड्यू टू एंडोथेलियम डैमेज। आईज के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और माइक्रोवेस्कुलर ब्रेन में अंदर स्ट्रोक है, TIAs है, डिमेंशिया है, रिकरेंट हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया है। माइक्रोवेस्कुलर के अंदर कार्डिक MI एंजाइना, रिकरेंट एंजाइनल एपिसोड्स हैं। और माइक्रोवेस्कुलर के अंदर, एज यू पीपल नो, के माइक्रो एंड मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया शुरू हो जाता है, लीडिंग टू द रीनल फेलियर, विच इज एक बहुत कॉमन जो हमारे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। और हम ऑलमोस्ट बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं। टॉकिंग अबाउट द एफिकेसी ऑफ अवेलेबल एजेंट्स इन मार्केट, तो हर एक को अगर सेपरेटली डिस्कस किया जाए तो उसमें जितनी भी अप टिल नो गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर मेटफॉर्मिन इज द टॉप ऑफ द चॉइस, जिसका HbA1 reduction in 25 to 45 weeks तक 1 to 2% रिडक्शन है इसकी, और वेरी हाई रिडक्शन रेट है इसका अलोन मेटफॉर्मिन का, विच इज कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन एंड कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट इसके सब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के ऊपर एनहेंस्ड है। मेन जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि विच सॉल्ट शुड बी यूज एज अ सिनर्जिज्म, के जिसमें हमें पेशेंट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट हो और कॉम्प्लिकेशन फ्री रहे पेशेंट। उसके साथ अगर हम सल्फोनाइल यूरिया ऐड करते हैं तो इसका भी HbA1c एफिकेसी इज क्वाइट हाई, 1 to 2% रिडक्शन है। एंड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कि जब सल्फोनाइल या स्क्लिटोगॉक्स ऐड किए जाते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन इज अ साइड इफेक्ट। DPP4 इनहिबिटर्स में कंपैरेटिव टू मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरिया, इसका HbA1 एफिकेसी स्लाइटली रिड्यूस, विच इज 0.5 to 0.8%, बट साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज वेरी गुड एंड मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं इसकी। ओरल थेरेपी है और कार्डियोवैस्कुलर एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, एंड सेफ्टी प्रोफाइल एनहेंस्ड अकॉर्डिंग टू मल्टीपल स्टडीज। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, जिसमें इनके भी HbA1 एफिकेसी है विच इज मॉडरेट, और इनके इफेक्ट्स हैं वो अच्छे खासे हैं, जो कि कार्डिक प्रोफाइल में बहुत इम्प्रूव्ड है, और रीनल एडजस्टमेंट इसकी थोड़ी सारी करनी पड़ती है, और रिकरेंट UTI और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उसमें। लेकिन मेजर इवेंट जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उसमें ये रिडक्शन रिपोर्ट करती है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर। TZDs में भी अगेन इट्स लेस इफेक्टिव देन अदर एजेंट्स, और again it causes weight gain and contraindication in cardiac issues and fluid overload, और ये सारी इसलिए हम इसको यूजुअली एडवाइस मेटफॉर्मिन के साथ एड ऑन थेरेपी नहीं करते। GLP-1 agonist, very high efficacy in the sense of HbA1c reduction, and only available in injectable and cost effectively
है इसकी वेरी हाई कॉस्ट है इनकी। अगेन एट द लास्ट पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इंसुलिन है, उसकी भी हाईएस्ट एफिकेसी रिडक्शन के अंदर है, और साइड इफेक्ट प्रोफाइल एज यू पीपल नो कि हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन है। रेकमेंडेड फर्स्ट क्लास जो है एजेंट की ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स के टाइप 2 के लिए, वो सारों के लिए मेटफॉर्मिन है, और देर इज नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन और वेल टॉलरेशन है पेशेंट की अप टिल नो। ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट टाइप 2 के साथ आते हैं आइदर केस, बहुत कम पेशेंट का स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर मेटफॉर्मिन इज नॉट बीइंग एडवाइज्ड और टॉलरेटेड। एफिकेसी में एज यू नो, जैसे हमने पहले पढ़ा, 1 to 2% रिडक्शन है HbA1c में। हाइपोग्लाइसेमिक इवन न्यूट्रल है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। वेट स्लाइटली वेट लॉस करती है, रिनल प्रोग्रेशन तो नहीं करती, इट्स न्यूट्रल इन रिनल प्रोग्रेशन, बट इफ पेशेंट इज हैविंग creatinine clearance less than 30%, so it is usually advised to not to start with metformin. GI साइड इफेक्ट्स एज यू नो मॉडरेट हैं, जिसमें फ्लैचुलेंस है, जिसमें टू सम एक्सटेंट डायरिया पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप मॉडिफाइड को प्रेफर करें जो स्टैंडर्ड रिलीज मेडिकेशन के ऊपर है, तो वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। कार्डिक जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी हमारी एसोसिएशंस हैं, वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं इन द केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज और मेटफॉर्मिन के अंदर। बोन न्यूट्रल, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू बोन इज विद मेटफॉर्मिन, और कीटोएसिडोसिस न्यूट्रल है। अब टिल नो बहुत अरसों से मेटफॉर्मिन इज द बेस्ट salt which is being prescribed by multiple doctors, multiple physicians throughout the world, और वेल टॉलरेटेड सॉल्ट। एड ऑन के अंदर हमारे पास DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। बहुत मार्क्ड एवोल्यूशन था जब ये लॉन्च हुए, और अभी तक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो कि स्लाइटली रिड्यूस्ड है देन मेटफॉर्मिन, लेकिन अगर इसको ऐड किया जाए विद मेटफॉर्मिन तो सिनर्जेटिक इफेक्ट एनहेंस हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया न्यूट्रल है, वेट इसमें न्यूट्रल है, रीनल जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में इफेक्टिव है माइक्रो एंड मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए। मतलब देयर आर मल्टीपल स्टडीज व्हिच शोड दैट एल्ब्यूमिन यूरिया इज रिड्यूस्ड इन द केसेस व्हिच वर टेकिंग DPP-4 inhibitors in combination in either alone solo form. No treatment adjustment is required for renal failure patients. कार्डिकली टिकोस एक बहुत बड़ा ट्रायल है जिसने सेफ्टी एफिकेसी को एनहेंस किया सिटाग्लिप्टन की, और माइल्ड इसके साथ रिस्क फैक्टर्स हैं सेक्साग्लिप्टन और एलोग्लिप्टन के साथ, अदरवाइज सिटाग्लिप्टन इज सेफ। बोन न्यूट्रल एंड कीटोएसिडोसिस इसके साथ है नहीं है, और कार्डिक में पॉसिबल बेनिफिट्स इन्होंने लेबल किए हैं और अभी तक स्टडीज ने प्रूव भी किए हैं, और बेस्ट इम्प्रूवमेंट है और अच्छी इम्प्रूवमेंट है उनका पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। with the progression and with the passage of time, lipid profile is well controlled alone in sitagliptin as well as in combination with metformin. सोडियम ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट एक न्यू एवोल्यूशन है, मार्केट में बहुत ही इन है, और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट है, कंपेरेबल टू DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस नहीं करते, वेट लॉस ये करते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो उसमें रीनल मॉनिटरिंग का है। यू कैन नॉट एडवाइज दिस मेडिसिन लेस देन 60 EGFR, एंड रिकरेंट हाइपोटेंशन, रिकरेंट जेनिटोयूरिनल ट्रैक इन्फेक्शंस पेशेंट को प्रेजेंट कर सकती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी में कर सकते हैं। इसलिए टारगेट पॉपुलेशन को इफ यू पीपल कैन हैव स्लाइड गो थ्रू कि आप टारगेट पॉपुलेशन को नोट डाउन कर लें और पेशेंट की एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू जो रीनल इश्यूज हैं वो देख लें, तो पेशेंट को रिस्पांस आता है। लेकिन आप इसमें रीनल इश्यूज रेगुलरली देखते हैं पेशेंट को होते हैं। GI एडवर्स इफेक्ट में कोई इश्यूज नहीं है इसके पास।
कार्डिक प्रोफाइल बेनिफिट्स हैं एम्पा के साथ, डेपा के साथ, और बोन न्यूट्रल है। कैनाग्लेफाजोन एम्पुटेशन या वार्निंग्स हैं उसकी, ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस करती है। कीटो एसिडोसिस इनहेंस करती है, ये इंड्यूस करती है, डीके के पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं टीजीटी। और कोविड-19 यूके में सीटाग्लिप्टिन के साथ उन्होंने इसको एडवाइस और रेड फ्लैग दिया है कि इसको स्टॉप किया जाए। जितने भी स्क्रीकागॉग्स हैं उसमें एफिकेसी तो कंपैरेटिव टू अदर ड्रग्स हाई है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया इंडक्शन बहुत ज़्यादा है, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, रीनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से देखे गए हैं। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया रीनल पेशेंट है तो उसमें इंडक्शन ज़्यादा है, अगर पेशेंट की प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की हुई कि एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए। जीआई साइड इफेक्ट्स में ये न्यूट्रल है। कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर मोर रिस्क है इस पेशेंट के लिए फ्लूइड ओवरलोड का। और बोन न्यूट्रल है और कीटो एसिडोसिस न्यूट्रल है। और कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूट जो स्क्लेरोजिंग जो वेस्कुलर डिजीज है उसमें इसका रिस्क एनहेंस है और पॉसिबल रिस्क फैक्टर है। इसलिए टू अवॉइड सीटागॉग इन ऑल target population which might be having ischemic heart disease. Glycemic control, what does 1% mean in clinical practice? हमारे जितने भी पेशेंट हैं, अगर HbA1c हम उनका 1% रिड्यूस कर पाते हैं at the end of the treatment, at the during the passage of time, तो it's lot of improvement. It's mean a lot for the patient as your as a doctor कि आप उनकी 25% डेथ रिडक्शन रिलेटेड टू डायबिटीज, इसका मतलब यही है, और 37% माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस कर रहे हैं। 43% माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर में रिडक्शन है, और एम्पुटेशन का प्रिवेंशन है, पेरिफेरल ब्लड वेस्कुलर जो वेसल डिजीज है, और स्ट्रोक रिडक्शन इन 12% ऑफ पेशेंट्स। Mean to say 1% reduction if you people are getting to achieve in a patient with type 2 diabetes with either of your medication, it's mean कि आप तमाम के तमाम सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन फ्री पेशेंट को कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट DPP-4 इनहिबिटर्स एंड मेटफॉर्मिन जो है ये टारगेट करती है जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरग्लाइसीमिया इंडक्शन के लिए। वहां पे अगर हम बात करें बीटा सेल डिसफंक्शन के ऊपर, तो उसमें सीटाग्लिप्टिन इंप्रूव करता है बीटा सेल फंक्शन को और इंक्रीज इंसुलिन सिंथेसिस एंड रिलीज एनहेंस करता है इस पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 के अंदर। इसी तरह सीटाग्लिप्टिन हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जो है उसको सप्रेस करता है, जो अल्फा सेल्स हैं उससे ग्लूकागॉन की एक्सक्रीशन को रिड्यूस करके एंड ग्लाइकोजन फ्रॉम अल्फा सेल्स की वजह से। और मेटफॉर्मिन डिक्रीज करती है हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को बाय टारगेटिंग लिवर टू डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। At the end, insulin resistance, which is a major factor, metformin has insulin sensitizing properties, जो कि insulin sensitizer and at the moment is the best insulin sensitizer which is available in oral form. पेशेंट जो कि कम्बिनेशन थेरेपी या अलोन विद मेटफॉर्मिन या सीटाग्लिप्टिन ले रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उनका HbA1c रिडक्शन देखा जाए एट द 54 वीक ऑफ द ट्रीटमेंट, तो अगर हम देखें कि ब्लू बार विच इज शोइंग ओनली सीटाग्लिप्टिन 100 milligram in a day and dotted red bar which is 50 milligram metformin, और जो डार्क रेड है विच इज मेटफॉर्मिन 1000 milligram BID and sitagliptin with the blue dotted and sitagliptin plus metformin with full dose 50 plus 1000 milligram BID dose। वो पेशेंट जिनका लेस देन 8% HbA1c था एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ थेरेपी, यू कैन सी के अगर कॉम्बिनेशन फुल डोज कॉम्बिनेशन देखा जाए, सीटाग्लिप्टिन 50 milligram विद मेटफॉर्मिन 1000 milligram BD में एडवाइस किया जाए, तो you can achieve up till 1% of HbA1c of the basic baseline HbA1c
विच इज़ अ क्वाइट हाई अचीवमेंट। और अगर हम बात करें कि अलोन सिटाग्लिप्टिन की 50 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम सॉरी मेटफॉर्मिन की, तो उसमें भी एटलीस्ट 0.5% अचीवमेंट है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है और इन इधर वो पेशेंट जो कि बहुत प्रोलॉन्ग डेज से प्रोलॉन्ग टाइम से उनकी HbA1c इज नॉट वेल कंट्रोल और परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया है और HbA1c इज मोर देन 8 बट लेस देन 9%, उसमें अगर आप कम्बिनेशन विद फुल डोज एडवाइस करते हैं अप टिल मतलब एट द एंड ऑफ 54 वीक्स you can achieve 1.5% reduction in baseline HbA1c. Again, in the more higher HbA1c mean के जो और क्लास जो persistently uncontrolled डायबिटीज के साथ आपके पास प्रेजेंट करती है, with the passage of time अगर आप उनको कम्बिनेशन थेरेपी देते रहते हैं तो यू कैन अचीव मोर देन 3% ऑफ रिडक्शन इन द बेस लाइन ऑफ HbA1c। इस ग्राफ से हमें एक चीज ये भी नजर आ रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एफिकेसी टू improve HbA1c with the combination therapy is enhanced. More the HbA1c level at the time of arrival और uncontrolled diabetic patients के अंदर और उसके अंदर आपका रिस्पांस भी एनहेंस करता है कंटिन्यूस मेडिकेशन के साथ। हमारे जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा डिलेमा है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपने कभी हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को इंड्यूस हो गया तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इतने वर्स इश्यूज होते हैं कि पेशेंट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पूरी लाइफ में आगे आपकी दवाई मुश्किल से ही एक्सेप्ट करेगा, वो हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स को फ्यूचर में नहीं आने देगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही बढ़ता है यू नो कि कार्डिक अरिथमिया कैन अब्रप्टली स्टार्ट और QT इंटरवल इंक्रीज हो जाता है इसमें, और न्यूरोजेनिक इश्यूज जिसमें हाइपोग्लाइकोपिनिया कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और जितने भी हमारे डिमेंशिक पेशेंट हैं अनयूजुअल बिहेवियर है, सीजर है, कोमा एंड ब्रेन डेथ अगर प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स के अंदर हो। इसलिए एज अ healthcare physician and diabetic physician to my patient, हाइपोग्लाइसीमिया इंडक्शन या हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स को रिड्यूस करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि जितना हमें उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। DPP-4 और मेटफॉर्मिन का कम्बिनेशन इसलिए भी ज्यादा प्रिवेलेंस में है और इतना ज्यादा इसका पर्सनली जो मेरी कंसेप्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया इंडक्शन बहुत मिनिमम है। मतलब अगर आप पेशेंट्स को ग्लिमिप्राइड विद मेटफॉर्मिन के कंपेयर करें तो उसके अंदर 22% जो केसेस के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया इंडक्शन हुई है, और कंपैरेटिव टू आवर DPP-4 इनहिबिटर विद मेटफॉर्मिन इट्स 7%। और ये 2011 में जो स्टडीज हुई हैं एक वाइड क्लास जो थी इनके पेशेंट्स की उसको ट्रायल के अंदर प्रूव किया गया। जितने भी हमारे पास ओरल एजेंट्स हैं एंटी डायबिटिक्स में उनके अंदर अगर देखा जाए कि वेट और मेटाबॉलिक प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिक्वेनाइड या मेटफॉर्मिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वेट को रिड्यूस करती है स्लाइटली। इसी तरह GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में लीराग्लूटाइड जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसके ऊपर एंटी ओबेसिटी एंटी ओरल इंजेक्टेबल डायबिटिक के तौर पे भी यूज हो रही है वर्ल्ड में, और अच्छा इसका वेट रिडक्शन एफिकेसी है इसके। कैनाग्लाइफेजिन और डेपाग्लाइफ्लोजिन और एम्पाग्लाइफ्लोजिन जितनी भी हैं ये भी वेट रिडक्शन करती हैं, कंपैरेटिवली मेटफॉर्मिन से तो कम करती हैं, लेकिन वेट रिडक्शन रिपोर्ट इनके साथ भी है। DPP-4 इनहिबिटर्स में देखा जाए तो ये न्यूट्रल है वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्फोनाइल यूरिएज और इंसुलिन एंड TZDs ये सारी वेट इंक्रीज करती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम।
कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी और इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपीज अगर पेशेंट्स को देखी जाए तो ये एक मल्टी इफेक्टिव थेरेपीज हैं जो कि पेशेंट की सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ साथ कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल के ऊपर भी एक पॉसिबल जो पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं। अगर हाइपरग्लाइसीमिया की बात की जाए तो वो परसिस्टेंटली वेल कंट्रोल और यूग्लाइसेमिक स्टेट में पेशेंट्स को लेके जाती हैं GLP-1 इनहिबिटर के साथ साथ में वेट रिड्यूस करती हैं और इसी तरह मायोकार्डियल इंजरी को रिडक्शन है। डिसलिपिडीमिया बहुत ज़्यादा मिनिमाइज है, एंडोथेलियल डैमेज इनका रिड्यूस हो जाएगा और डिसफंक्शन जितनी भी एंडोथेलियल डैमेज जो मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट्स की वो रिड्यूस होंगी एट द एंड ऑफ द डे। DPP-4 और मेट्स इज वेल एस्टेब्लिश कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी है इसकी अभी तक टेकोस ट्रायल के अंदर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो अलोन मेटफॉर्मिन दी जाए विच इज 39% और अगर हम सीटाग्लिप्टन के अलोन दी जाए तो इससे 5%, 30 मतलब मेजर एक रिडक्शन है इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट के अंदर विच वी डू एक्सपेक्ट इन ऑल टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट। फेटल मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में 50% तक रिडक्शन है अलोन विद मेटफॉर्मिन एंड 5% अगेन विद सीटाग्लिप्टिन और स्ट्रोक की रिडक्शन इज अबाउट 41%। तो कीपिंग ऑन माइंड के यू पीपल आर नॉट ओनली ट्रीटिंग योर डायबिटिक पेशेंट फॉर द डायबिटीज बल्कि आप उनकी जो फेटल डिजीजेज हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन है स्ट्रोक्स हैं और MI लीडिंग टू डेथ है उसको भी एट द एंड रिड्यूस कर रहे हैं। DPP-4 with metformin and glimepiride का अगर चार्ट देखा जाए in the sense of controlling in the lipids and metabolic profiles के तो सिर्फ और सिर्फ अगर sitagliptin दी जाए तो it can reduce 25% of total cholesterol comparative to glimepiride जिसमें कोई total control total cholesterol में reduction नहीं रिपोर्ट की गई। और अगर इनका कंपैरेटिव स्टडी की जाए मेटफॉर्मिन के साथ तो इट्स अबाउट 10% इन टोटल कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन व्हाइल ट्राइग्लिसराइड आर रिड्यूस टू 30% एंड HDL इंप्रूवमेंट अप टू 15 to 18%। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात की जाए तो पेशेंट की माइक्रो एंड मैक्रो एल्ब्यूमिन के ऊपर देखा जाए तो जो पेशेंट ले रहे हैं डायबिटिक मेटफॉर्मिन और सीटाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन उनको अगर प्री ट्रीटमेंट देखा जाए इफ पेशेंट वाज हैविंग albumin to creatinine ratio of 98% which is reduced with dual combination medicine to 24.9% after the end of treatment। एक मेजर ब्रेक थ्रू है माइक्रो और मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया रिडक्शन में which at the end reduce the acute kidney injury and maintaining the GFR of the patient। एंटी डायबिटिक ड्रग्स में जितनी भी अगर देखी जाए स्क्रीटागॉग्स और DPP-4 को देखा जाए तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके इफेक्ट्स को देखा जाए तो बिगवानाइड एज यू पीपल नो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज को मार्कली रिड्यूस करती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को भी रिड्यूस करती है। एंडोथेलियल डैमेज को इम्पेयर जो हो रही होती है उसको रोकती है और डिसफंक्शन को इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिक कंट्रोल इम्प्रूव करती है, प्रेशर्स वेल कंट्रोल करती है। लिपिड प्रोफाइल हमने पीछे स्टडीज में देख ली कि उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर रिड्यूस टू 30% ऑफ टोटल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। ये सारे इफेक्ट्स बिगवानाइड्स को सुपीरियर करती हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के ऊपर। इसी तरह जो DPP-4 है वो एल्ब्यूमिन यूरिया लो करती है बाय कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर लेवल। एंडोथेलियल लेवल डैमेज को सप्रेस करना इसका मेन मेसेंकाइमल ट्रांजिशन की तरफ लेके जाना इसका मेन इफेक्ट है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, लिपोटॉक्सिसिटी रिड्यूस करती है सो दैट के फ्री फैटी एसिड सर्कुलेटिंग जो स्ट्रेस फैट डेपोजिशन है on the muscles and liver and the pancreas वो reduce करती है।
जो कि कंपैरेटिवली अगर इंसुलिन के साथ देखा जाए तो वो सूडोसाइट्स फंक्शंस को रिस्टोर करती है, मतलब सबके कंपैरेटिव देखा जाए तो। लेकिन इसमें हमारा बिग्वानाइड्स और सल्फोनाइल DPP4 इनहिबिटर्स को देखा जाए तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के अंदर मैक्सिमम बेहतर इंप्रूवमेंट है ऑन द फेस ऑफ एल्ब्यूमिन यूरिया एंड डिस्लिपिडेमिक पेशेंट्स. At the end, summary point of view, say diabetes, as all we know, is evolving and progressing disease है. और अभी तक हमारे पास newer agents अभी तक आ रहे हैं और शायद आते भी रहेंगे. और इस evolution और progression के साथ you people have to be careful so that के every minor और major जो bad adverse effects हैं वो आपकी नज़र में रहें और आप टारगेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट उसको एनहेंस करें. पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज की बहुत कम्प्लेक्स है, सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है. एंटेरोसाइट से लेके हेपेटोसाइट्स और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स सब इन्वॉल्व हैं, मतलब मल्टी ऑर्गन इशू है. मेटफॉर्मिन इज अ टाइम टेस्टेड ड्रग विद मल्टीपल बेनिफिट्स और अभी तक बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हर गाइडलाइन में है जो मेटफॉर्मिन ही है. इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपी इज प्रॉमिसिंग फॉर बेटर मेटाबॉलिक इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में. इसके ऊपर अभी बहुत सारा वर्क हो रहा है और इंक्रेटिन बेस्ड ही एवोल्यूशन की मेडिसिन लग रही है क्योंकि इसकी कार्डियो प्रोफाइल, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत हाई है. DPP4 and metformin combination has synergistic effect with the lesser hypoglycemic event improving albumin urea. सिनर्जिज्म की बात की जाए जो शुरू में हमने देखा है कि मेटफॉर्मिन को अगर DPP4 के साथ कंबाइन किया जाए तो एल्ब्यूमिन यूरिया भी इम्प्रूव करता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी इम्प्रूव करता है. और जैसे हमने पहले स्लाइड से देख लिया है कि हमारी कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करती है. छोटी से छोटी बात को नज़र में रख के अगर देखा जाए कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिक, मतलब आपने पेशेंट को बैलेंस के साथ लेके चलना है, हाइपोग्लाइसीमिया इंडक्शन से भी बचना है, वेट गेन से भी बचाना है पेशेंट को, आपके कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल में लिवर डैमेज और लिपिड डेपोजिशन और ये सारी चीज़ें आपको बचा के तो फिर ही आप एक पेशेंट को आगे लेके चल सकते हैं. एल्ब्यूमिन यूरिया चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ शुरू में ऐसा मेडिसिन देखना है कि जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो. थैंक यू वेरी मच.